बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में नेशनल मूवमेंट का जो पेपर मैंने पिछले सेमेस्टर में पढ़ाया था, उसमें विद्यार्थियों का अनुरोध है कि कुछ अध्यायों पर आप एक वीडियो बना करके डाल दें। तो विद्यार्थियों के इच्छाओं का पालन करते हुए मैं आज से 3-4 दिन में नेशनल मूवमेंट का जो सेकेंड पार्ट है उसका वीडियो आपकी सेवा में डालूंगा। आपके कोर्स में पहला जो चैप्टर है, अध्याय है, वह है उग्रवाद और उग्रवाद के कारणों निवारण। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में उग्रवाद के कारणों निवारण स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का एक महत्वपूर्ण कारक है, पक्ष है। इस पर हमेशा सवाल भी आते हैं, हमेशा पूछे भी जाते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में नरम दल और गरम दल, दो प्रकार के दल सक्रिय रहे हैं। यह कहा जाता है कि उदारवादियों के कारण ही भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली, उग्रवादियों के बलिदान के कारण भी भारत की स्वतंत्रता मिली। इस तरह के विवाद चलते रहते हैं। तो आपके कोर्स में उग्रवाद के बारे में पढ़ने को कहा गया, तो मैं उग्रवाद के बारे में आज आपको वीडियो डालूंगा। 19वीं शताब्दी के अंतिम अथवा 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक नए और तरुण दल का उदय हुआ, जो पुराने नेताओं के आदर्शों तथा ढोंगों का बड़ा आलोचक था। जो उदारवादी कांग्रेस के भीतर उदारवादी धड़ा था, उसका यह युवा वर्ग आलोचना करता था। वे क्रुद्ध तरुण लोग थे, एंग्री यंगमैन थे। कांग्रेस के भीतर एक एंग्री एंड यंगमैन के रूप में युवाओं का एक तबका उभरा। वे चाहते थे कि कांग्रेस का ध्येय सीधे स्वराज्य होना चाहिए। कांग्रेस का ध्येय कुछ नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का ध्येय समाज सुधार या आर्थिक सुधार ये सब नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का जो एकमात्र ध्येय होना चाहिए कि स्वराज्य हमें मिलना चाहिए और भारत को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जिसे वे आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर भारत का नाम देते हैं। वर्तमान समय में भी आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी भारत की बात की जा रही है। स्वतंत्रता संग्राम के समय में भी आत्मनिर्भर भारत और आत्मविश्वासी भारत की बात तरुणों ने, कांग्रेस के भीतर के युवाओं ने उठाई, जिन्हें उग्रवाद के नाम पे जानते थे। इस दल को पुराने उदारवादी जो लोग थे, जो पुराने कांग्रेस के भीतर 1885 के बाद जो कांग्रेस की स्थापना से उदारवादी लोग थे, उन्होंने ऐसे युवकों को जो क्रोध में रहते थे, जो भारत की स्वतंत्रता, भारत की पराधीनता थे, गुस्से में रहते थे, उनको उन्होंने नाम दिया गरम दल या उग्रवादी दल। कांग्रेस में फूट की प्रक्रिया उस समय आरंभ हुई जब लोकमान्य तिलक का समाज सुधार के प्रश्न पर उग्रवादी दल अथवा सुधारकों से झगड़ा हुआ। सबसे पहले तिलक का झगड़ा कांग्रेस के भीतर में हुआ। जुलाई 1895 में तिलक और उनके सहयोगियों ने पूना सार्वजनिक सभा में राणा डे और गोखले के अधिकार को चुनौती दी। तिलकवादियों ने राणा डे और गोखले के अधिकार को चुनौती दी। राणा डे और गोखले कांग्रेस के भीतर उदारवाद का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को उदारवादियों ने समाप्त कर दिया। गोखले ने एक और पृथक सभा में राणा डे और गोखले के अधिकार को समाप्त कर दिया और गोखले ने एक और पृथक राजनीतिक संगठन डेक्कन सभा की रचना की। तिलक ने गोखले के राष्ट्रीय राजनीति में क्षमा याचना के प्रश्न पर एक कच्चा नरकट कह करके बदनाम दिया। गोखले और तिलक का एक संघर्ष हुआ, वैचारिक संघर्ष किया। तिलक ने गोखले को क्षमा याचक बताया, समाज सुधारक बताया, अंग्रेजों का पिट्ठू बताया, इत्यादि बताया। वास्तव में तिलक समकालीन कांग्रेसी नेताओं से भिन्न मिट्टी के बने थे। वह सरकार की आलोचना में बहुत स्पष्ट वक्ता थे। तिलक और अपने विश्वासों के लिए बलिदान के लिए तैयार रहते थे, उद्धत रहते थे। वह पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल यात्रा की। 1882 में उन्होंने सरकार के कोल्हापुर के महाराज से बर्ताव पर बहुत कड़ी भाषा का प्रयोग किया और 4 मास तक कारागार जेल में रहे। पुनः उन्होंने सरकार के विरुद्ध असंतोष फैलाने के लिए 18 मास का कारागार तिलक को मिला। दिसंबर 1897 में अमरावती में
हुए कांग्रेस अधिवेशन में तिलक के सहयोगियों ने एक प्रस्ताव पारित करवाने का प्रयास किया जिसमें तिलक की मुक्ति की मांग की गई। उदारवादी दल के लोगों ने इसकी अनुमति तिलक की मुक्ति की मार्ग को अनुमति नहीं दी। इस प्रकार मद्रास अधिवेशन दिसंबर 1898 में तिलक को श्लाघा मुक्त करने के प्रस्ताव भी उदारवादी दलों ने पारित होने नहीं दिया। अगले वर्ष लखनऊ अधिवेशन में जब तिलक ने मुंबई के गवर्नर की निंदा करने का प्रस्ताव रखा तो वह भी उदारवादी दलों ने पारित नहीं होने दिया। इससे स्पष्ट था कि उदारवादी दल के लोग तिलक और उसके सहयोगियों को कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण पदों से दूर रखना चाहते थे और तिलक को उग्रवादी दल के रूप में कांग्रेस के भीतर प्रस्तुत करना चाहते थे। वही तिलक के साथ के जो नेता थे वो उग्रवादी थे, वो नरम दल से घृणा करते थे और उन्होंने ऐसे लोगों ने उग्रवादी दल के नेताओं को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की मांग की। बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे लोगों ने कांग्रेस की नीतियों का जमकर विरोध किया। बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम बहुत फेमस है। उन्होंने कांग्रेस की नीतियों का जमकर विरोध किया और कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं जो अंग्रेजों की दलाली करते हैं। अरविंद घोष ने 1993-94 में एक लेख की श्रृंखला में कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है। कांग्रेस बुर्जुआ वर्ग का है, श्रमिक वर्ग से दूर है और अराष्ट्रवादी है और यह पूर्णतः असफल रही है और इसकी शासकों को अप्रसन्न करने में भय लगता है और स्पष्ट कहने की नीति को आगे ले जाने में उन्हें दम नहीं है। कांग्रेस के लोग कायर हैं। उनके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। अरविंद घोष ने कांग्रेस को क्षय रोग से मरने वाले दल की संज्ञा दे दी थी 1893-94। जिन तत्वों के कारण से उग्रवाद का उदय कांग्रेस के भीतर हुआ वो तत्व को भी समझ लेना जरूरी है। पहला तत्व यह था कि अंग्रेजी राज्य की प्रकृति को ठीक ठाक से समझना। अंग्रेजी राज्य की प्रकृति को उग्रवादियों ने ठीक से समझा। आरंभिक काल के नेताओं ने अपने अनथक अध्ययन तथा लेखों के द्वारा लोगों के भारत में अंग्रेजी राज के सच्चे स्वरूप को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने आंकड़ों से सिद्ध किया कि अंग्रेजी राज्य तथा उसकी नीतियां भारत की दरिद्रता का मूल कारण है। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजी राज्य की शोषक नीतियों का अनावरण कर दिया। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों के राज्य को शोषण की नीतियां बनाए और कहा कि यह राज्य भारत के धन और संपत्ति को दिन प्रतिदिन लूटने में व्यस्त है। इसी कारण से आनंद चार्लू, R.N. मुधोलकर, डिनिसा वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय इत्यादि अन्य नेताओं ने अंग्रेजी राज्य की ढोल की पोल खोल दी और बताया कि इस राज्य का वास्तविक स्वरूप केवल शोषण है। श्री रमेश चंद्र दत्त और बीबी जोशी ने अंग्रेजों की भूमि कर व्यवस्था का ठीक ठाक मूल्यांकन किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्पष्ट किया कि सेवाओं में भर्ती में अंग्रेजी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में ही भारत की बढ़ती हुई दरिद्रता की ओर ध्यान आकर्षित किया गया और यह प्रस्ताव प्रत्येक वर्ष पारित किया गया। इसके लिए उन्होंने सैनिक और असैनिक पदों पर ऊंचे वेतन जो समकालीन संसार में सबसे अधिक थे, गृह शासन के बढ़ते हुए व्यय, भेदभावपूर्ण आयात निर्यात की नीति, अदूरदर्शी भूमि कर की नीति, भारत के औद्योगिकरण के प्रति उदासीनता और भारतीयों के अच्छे पदों और सेवाओं से वंचित रखना इत्यादि को उत्तरदायी ठहराया। राना डे ने एसेज इन द इंडियन इकोनॉमिक्स, दादा भाई नौरोजी को इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 और इन इंडियन R.C. दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आदि पुस्तकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन पुस्तकों के माध्यम से अंग्रेजी शासन को अच्छी तरह से समझने का मौका मिला। नई पीढ़ी के नेताओं ने इन्हीं पुस्तकों का सहारा लिया। नई पीढ़ी के युवाओं ने इन पुस्तकों को गंभीरता से अध्ययन किया, इस पुस्तकों का मंथन किया और इन पुस्तकों का मंथन करने के बाद
अंग्रेजी राज की आलोचना की, और अंग्रेजी राज की आलोचना करते करते जो लोग अंग्रेज़ों को भारत में वरदान के रूप में देख रहे थे उनकी भी आलोचना शुरू कर दी, और जो लोग अंग्रेज़ों को भारत में वरदान के रूप में मानते थे ऐसे युवाओं को जो इन किताबों के माध्यम से अंग्रेजी शासन की आलोचना करते थे उनको उग्रवादी कहने लगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष था वह यह था कि बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के प्रति प्रतिक्रिया। उस समय पश्चिमीकरण का जोर भारत में बढ़ने लगा था। अंग्रेजीदा लोग एक अपने को सुपरसीड समाज से कर रहे थे। यह माने जाना लगा था कि जो अंग्रेजी जानते हैं, जो अंग्रेजी शासक के नज़दीक हैं, वो समाज में सर्वोच्च हैं। भारत की जो मूल सनातन परंपरा थी, भारत की जो संस्कृति की परंपरा थी, भारत की जो संस्कृत की परंपरा थी, उसको हीन दृष्टि से देखा जाने लगा। इस नवीन पीढ़ी के बढ़ते हुए पश्चिमीकरण पर गहरी चिंता व्यक्त थी। जो युवा वर्ग था उसने पश्चिमीकरण को अनावश्यक माना। उन्होंने भारत को भारत में ही भुलाने का प्रयास माना। भारतीय जीवन चिंतन और राजनीति के पश्चिमी प्रभाव को उन्होंने ठीक नहीं माना। भारतीय संस्कृति के प्रभाव को युवाओं ने कम होता देखा। इन लोगों का बौद्धिक और भावनात्मक प्रेरणा का स्रोत भारत था। जो उग्रवादी थे उनके बौद्धिक चेतना और उनके संघर्ष का जो स्रोत था, प्रेरणा था, वह भारत था, और उन्होंने भारतीय इतिहास के वीरों की गाथाओं से प्रेरणा ली। बंकिम चंद्र, विवेकानंद और स्वामी दयानंद के लेखों ने उनको प्रभावित किया था। बंकिम चंद्र ने 1886 में लिखे कृष्णचरित भाग प्रथम में भारत के उन परम पुरुष के नेतृत्व में भारत की एकता के स्वप्न देखे। विराट पुरुष, भारत का परम पुरुष, भारत के नेतृत्व को बंकिम चंद्र ने परम पुरुष माना। भारत के नेतृत्व को बंकिम चंद्र ने विराट पुरुष माना और समाज की एकता और एकता को प्रश्रय दिया। बंकिम चंद्र ने कहा कि भारत के समाज में अछूत जैसा शब्द नहीं है। भारत के समाज में सामाजिक विघटन नहीं है। भारत के समाज में सामाजिक बिखराव नहीं है। भारत के समाज में ऊंच नीच का भाव नहीं है। भारत के समाज में एक दूसरे को हीन देखने की प्रक्रिया नहीं है। यह तो अंग्रेजों ने इस हीन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। यह बंकिम चंद्र ने देखा। उन्होंने श्री कृष्ण को एक वीर योद्धा, एक चतुर नीतिज्ञ, एक सफल साम्राज्य निर्माता के रूप में देखा। विवेकानंद ने भारतीय वेदांत से शरीर को चकाचौंध कर दिया और अपनी प्राचीन परंपराओं के तथा विरासत में एक नई आस्था उत्पन्न की तथा एक नया आत्मविश्वास जगाया। विवेकानंद को पढ़ करके युवाओं में एक वीरता का भाव जगा, एक उत्साह और आत्मविश्वास का भाव जगा। स्वामी दयानंद ने पश्चिमी विशिष्टता की पोल खोली। उन्होंने वैदिक संस्कृति का वह रूप दर्शाया जो समय तक प्रायः अनदेखा किया जाता था। उन्होंने बताया कि जिस समय यूरोपवासी असभ्यता तथा अज्ञान से गड्ढे में गिरे हुए थे, वैदिक काल में भारत में एक उच्च सभ्यता, संस्कृति, दर्शन, धर्म का विकास हो रहा था और हुआ भी। और इस प्रकार उन्होंने एक नए आत्मविश्वास को जगाने का काम किया और श्वेत जातियों की काली अथवा ब्राउन जातियों की वरिष्ठता की भावनाओं को चुनौती दी। उनका राजनीतिक संदेश भारतीयों के लिए थे। दयानंद के ने आर्य समाज के माध्यम से भारतीय युवाओं को में आत्मविश्वास को जन्म दिया। विवेकानंद ने निर्भय होने की कल्पना की। विवेकानंद ने वीरत्व की बात की। तो दयानंद और विवेकानंद के दर्शन ने उग्रवाद को दार्शनिक आधार के रूप में प्रस्तुत किया, दार्शनिक रूप प्रस्तुत किया, और उस दार्शनिक आधार, वैचारिक आधार पर उग्रवादियों ने कांग्रेस के नरम दल के लोगों को चुनौती देने चुनी। आज यही शुरू करता हूँ, कल से इसको और तेज़ करूँगा और इसी तरह पढ़ा के 2-4 दिन में सारा काम खत्म करूँगा। नमस्कार।